नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सुतार। मेरी हमारी क्लास 2.0 की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की सभ्यताएं पूरी पढ़ चुके हैं। जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, जो भी किस तरह से प्रश्न आते हैं और कहाँ से आते हैं, वो सभी हमने आपको बताया। तो भी आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देखिए हमारे चैनल पर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो हमारी काम की जो वीडियोज़ हैं आपके, जो आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों की बात करेंगे। मतलब ये कि जिन स्रोतों से हमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है, क्या घटित हुआ इतिहास में उसकी जानकारी मिलती है, किन चीज़ों के माध्यम से मिली है, तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद चाहूँगा। आपके प्यार और सहयोग का आभारी रहूँगा। आप यूँ ही प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के अभिलेख होते क्या हैं, या यूँ कहें अभिलेख होते क्या हैं। तो अभिलेख की बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका मुख्य कारण उनका तिथि युक्त एवं समसामयिक होना है। जिन अभिलेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों का ये सोगान होता है, उसे प्रशस्ति कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभिलेख होता क्या है कि जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं हमें, जो भी या सभ्यताएं पुरातात्विक स्रोत हैं और जो पत्थर मिले हैं, चट्टानें मिली हैं, उन पर खुदाई मिली है या अभिलेख मिले हैं, तो इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें कालक्रम को दर्शाते हैं, किस चीज़ के लिए बने हैं, किस चीज़ उस स्थान जिस स्थान पर मिले हैं उस स्थान पर क्या हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हमें बताते हैं। दोस्तों, जिन अभिलेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों का यशोगान होता है, अर्थात जिस अभिलेख में या किसी एकमात्र वंश या एक शासक का यशोगान होता है, उसकी बढ़ाई की जाती है, उसका गान किया जाता है, उसे हम प्रशस्ति कहते हैं। और अभिलेखों के अध्ययन को एपियोग्राफी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अभिलेखों के अध्ययन को एपियोग्राफी कहते हैं। अभिलेखों में शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख इत्यादि आते हैं। देखिए, जो शिलालेख वो होते हैं जो चट्टानों पर लेख लिखे जाते हैं। स्तंभलेख जो पिल्लर होते हैं बड़े बड़े महलों में या मंदिरों में, बात करें दुर्गों में, उन पर लेख लिखे जाते हैं। गुहालेख वो होते हैं जो गुफाओं में लेख मिलते हैं। और मूर्तिलेख जो मूर्तियों पर लेख मिलते हैं, उन्हें हम मूर्ति लेख कहते हैं। अब बात और करें तो सबसे पहले भारत में जहाँ भारत की करें तो सबसे पहले भारत में सम्राट अशोक ने ये अभिलेख लिखवाए थे। दोस्तों, अभिलेखों को लिखवाने की प्रेरणा सम्राट अशोक को उनके समकालीन ईरानी राजा से मिली। अब प्रशस्ति किसी वंश व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख होता है। शिलालेख संस्कृत व राजस्थानी भाषा में। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में दोस्तों जो भी शिलालेख मिले हैं, या तो वो संस्कृत में मिले हैं या वो राजस्थानी भाषा में मिले हैं। मंदिरों की दीवारों, तालाब तथा बावड़ी पर या नदियों की दीवारों पर लिखे गए लेख को हम शिलालेख कहते हैं। शिलालेख कहाँ मिलेंगे आपको? मंदिरों की दीवारों पर मिलेंगे, या यूं कहें तालाब पर या बावड़ी पर जो मिलेंगे वो उन्हें हम शिलालेख कहेंगे। अब बात हम करते हैं विस्तार से जो राजस्थान के अभिलेख। राजस्थान का पहला अभिलेख की बात करें तो गोशुंडी शिलालेख। इसकी बात करें तो ये गोशुंडी गांव में मिला। गोशुंडी गांव चित्तौड़गढ़ जिले में है और इसको सर्वप्रथम 1887 में कवि राजा श्यामलदास दद्दीवाड़िया के द्वारा खोजा गया। यह लेख कई शिलाखंडों में टूटा हुआ है। इसके कुछ टुकड़े उपलब्ध हो सके हैं। इसमें एक बड़ा खंड उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। दोस्तों, पूरा नहीं मिला है। विद्वानों ने पूरी खोजबीन के बाद ये तय किया कि ये पूरा नहीं मिला है, इनके टुकड़े मिले और उनका एक बड़ा खंड
जो यहाँ यूं कहे कि बड़ा टुकड़ा उदयपुर में है, जो संग्रहालय में आज भी आप जाकर देख सकते हैं। गोसुंडी का शिलालेख नगरी, जो हमने नगरी सभ्यता पढ़ी थी उसमें भी हमने इस शिलालेख के बारे में बात की थी। चित्तौड़ के निकट गोसुंडी गांव में प्राप्त हुआ था। इस लेख में प्रयुक्त की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। अब भाषा इसकी सर्वप्रथम संस्कृत है और गोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। अब देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ की इस अभिलेख में बात है नहीं। तो बात करें इसमें भाषा कौन सी है, तो इसमें भाषा है संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है और इसे सर्वप्रथम खोजा गया 1847 में कविराजा श्यामलदास दधिवाड़िया। श्यामलदास जी इसको पढ़ नहीं पाए तो इसको सर्वप्रथम पढ़ा D.R. भंडारकर ने। राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस समय तक राजस्थान में भागवत धर्म लोकप्रिय हो चुका था। अब दोस्तों इसके काल की बात करें तो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है और राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम प्रमाण इस शिलालेख में आपको मिला है, आपको देखने को मिलेगा। और राजस्थान का सबसे जो प्राचीन वैष्णव मंदिर है उस मंदिर में ये आपको, या यूं कहें, ये शिलालेख मिला है। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं। गोसुंडी का शिलालेख चित्तौड़ के निकट गोसुंडी गांव में प्राप्त हुआ। इस लेख में प्रयुक्त की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। कई खंड में टूटा हुआ है, जिसका एक बड़ा खंड उदयपुर में है और सर्वप्रथम D.R. भंडारकर जी ने पढ़ा और वैष्णव या भागवत संप्रदाय से ये संबंधित है। इसमें भागवत की पूजा के निमित्त शिला प्राकार बनाए जाने का वर्णन है, या यूं कहें कि जो महत्वपूर्ण जो इसमें वर्णन है, यूं कहें जो लिखा गया है भागवत धर्म से संबंधित लिखा गया है। बात हम दूसरे अभिलेख की करेंगे, या यूं कहें शिलालेख की करेंगे, तो मानमोरी अभिलेख जिसका कालक्रम था 731 ईसा पूर्व। ये जो शिलालेख है, यह लेख चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट से कर्नल टोड को मिला था। मानसरोवर झील की पाल पर मिला, या यूं कहें मानसरोवर झील की तट पर कर्नल जेम्स टोड को मिला। चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति एवं मौर्य वंश के इतिहास के लिए अभिलेख उपयोगी है। मौर्य वंश की से जानकारी मिलती है। इस लेख से यह भी ज्ञात होता है कि धार्मिक भावना से अनुप्रमाणित होकर मानसरोवर झील का निर्माण करवाया गया। अब मानसरोवर झील का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, किसने करवाया, वो इस अभिलेख में मिलेगा। इसमें अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। अमृत मंथन इस शिलालेख के अत्यधिक भारी होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इसे इंग्लैंड ले जाने की अपेक्षा समुद्र में फेंकना उचित समझा। देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने राजस्थान का इतिहास एक सूचीबद्ध या यूं कहें क्रमबद्ध तरीके से लिखा था, इन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। ये जो नाव में बैठकर जा रहे थे और ये बड़ी शिला जो अभिलेख था उसको इंग्लैंड लेकर जा रहे थे। अब बहुत ज़्यादा भारी हो गया और इन्होंने इतना उपयोगी इस शिलालेख को समझा नहीं, तो इसने कर्नल जेम्स टोड ने इसे समुद्र में फेंकवा दिया। अब बात हम करेंगे विराटनगर अभिलेख, या यूं कहें अब हम दो सम्राट अशोक के दो शिलालेखों की बात करने वाले हैं। पहला जो दोनों ही विराटनगर या यूं कहें जयपुर में मिले हैं। अशोक के अभिलेख, मौर्य सम्राट अशोक के दो अभिलेख विराट की पहाड़ी पर मिले हैं। विराट नगर में पहाड़ी है बिज्जक की पहाड़ी। दोस्तों बिज्जक की पहाड़ी है, वहाँ पहला तो मिला है भाब्रू अभिलेख और दूसरा मिला है बैराट अभिलेख। जयपुर में स्थित विराट नगर की बिज्जक पहाड़ी पर यह शिलालेख उत्कीर्ण है। यह शिलालेख पाली व ब्राह्मी लिपि में हुआ था, या यूं कहें लिखा हुआ है। अब बात करें भाब्रू शिलालेख की। भाब्रू शिलालेख की बात करें, जो पहले बिज्जक की पहाड़ी पर पहले मिला था, इसको सर्वप्रथम 1837 में 1837 में खोजा गया। और किन्होंने खोजा? अंग्रेजी विद्वान थे कैप्टन बर्ड। ये जो इन दोनों अभिलेखों की हम विराटनगर सभ्यता पहले पढ़ चुके हैं, उनमें भी बात कर चुके हैं, और आज आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा और आप माइंड में याद कीजिए कि मैंने किस तरह पढ़ाया था और क्या क्या चीज़ें बताई थी। और ये कलकत्ता संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। इसमें जानकारी क्या मिलती है? जो भाब्रू का शिलालेख है उसमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें मगध के राजा, इसमें यह जानकारी मिलती है कि मगध के जो राजा थे वो सम्राट अशोक थे, और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मतलब बुद्ध, धम्म व संघ,
जो शब्द थे वो सबसे पहले इसी अभिलेख के द्वारा पता चले। और सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये बात इसके द्वारा ही हमें पता चली। अब जयपुर में स्थित विराटनगर की बिज्जू पहाड़ी पर यह शिलालेख उत्कीर्ण है। यह शिलालेख पाली व ब्रह्मी लिपि में लिखा हुआ था। इस शिलालेख को कालांतर में 1840 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाधिकारी कैप्टन बर्ड द्वारा कटवाकर कलकत्ता के संग्रहालय में रखवा दिया गया। जैसे मैंने पहले बताया, कलकत्ता के संग्रहालय में आप आज भी देख सकते हैं। इस अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म एवं संघ में आस्था प्रकट की गई है। इस अभिलेख से अशोक के बुद्ध धर्म का अनुयायी होना सिद्ध होता है। मैंने बताया कि इसमें 3-4 चीजें मिली हैं, जो एक उसमें से एक है कि ये भी है कि बौद्ध धर्म के सम्राट अशोक अनुयायी थे। इसे मौर्य सम्राट अशोक ने स्वयं उत्खनन करवाया था। चीनी यात्री हेनसांग ने भी इस स्थल का वर्णन किया। जो चीनी यात्री भारत आया था भारत घूमने, उसने भी इस अभिलेख का वर्णन किया। तो बात दूसरे शिलालेख की करें, बेराट का शिलालेख, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है। ये 1877 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी थे कार्लाइल। दोस्तों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े से कठिन नाम है अंग्रेज अधिकारियों के, तो वो आपको एकदम माइंड में सेट करने हैं। तो जो बेराट का शिलालेख था वो कार्लाइल ने, या यूं कहे कार्लाइल अधिकारी ने खोजा था। अब बात हम बड़ली के शिलालेख की करेंगे। बड़ली का शिलालेख, अब बड़ली गांव कहाँ है? अजमेर में, और ये अजमेर में मिला था। बड़ली गांव में बिलोत माता का मंदिर है। दोस्तों बिलोत माता मंदिर से ये टुकड़ों में प्राप्त हुआ। अजमेर जिले के बड़ली गांव में 443 ईस्वा पूर्व का शिलालेख वीर संवत 84 और विक्रम संवत 368 का है। यह अशोक से भी पहले ब्रह्मी लिपि का है। हमारा सम्राट अशोक से भी ये पहले का है। स्थानीय आख्यानों के अनुसार पद्मसेन बरली का समर्थ राजा था, जिसने अजमेर की तलेटी में विद्यामती नगरी इंद्रकोट बसाया। अजमेर जिले में 27 किलोमीटर दूर बड़ली गांव में बिलोत माता मंदिर से स्तंभ के टुकड़ों से प्राप्त हुआ। राजस्थान का ब्रह्मी लिपि का सबसे प्राचीन अभिलेख है। अब ये खोजा किसके द्वारा गया? यह अभिलेख गौरी शंकर हीरानंद ओझा को बिलोत माता के मंदिर में मिला था। सर्वप्रथम गौरी शंकर ओझा जी ने, या यूं कहे गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी ने इसे सर्वप्रथम खोदा था। ये आज राजपूताना संग्रहालय में स्थित है, या यूं कहे अजमेर संग्रहालय में स्थित है, जो अकबर के दुर्ग में चलता है आज भी। और इसके काल की बात करें तो 443 ईस्वा पूर्व की काल के बाद है, और राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों, सबसे बड़ी विशेषता इस शिलालेख के बारे में कि राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। इससे पुराना कोई अभिलेख है ही नहीं। अब जो वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है, अजमेर के साथ मध्यमिका चित्तौड़ में जैन धर्म के प्रसार का भी इसमें उल्लेख है। अब बात कीर्ति स्तंभ की करेंगे, यूं कहे विजय स्तंभ की करेंगे, यूं कहे विष्णु स्तंभ प्रशस्ति की करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया कि प्रशस्ति वो होती है जिस पर किसी एक वंश या एक शासक का गुणगान किया गया हो, उसे प्रशस्ति कहते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं किस वंश या किस शासक का गान किया गया है। इसका जो प्रशस्तिकार था महेश भट्ट था। यह राणा कुंभा की प्रशस्ति है। इसमें बप्पा से लेकर राणा कुंभा तक वंशावली का वर्णन है। ये लगी कहाँ है प्रशस्ति? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति नाम है, तो जाहिर सी बात है कीर्ति स्तंभ पर भी ही लगी है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। भाषा है वो संस्कृत है, और आरंभ जो प्रशस्ति है वो लिखनी जो आरंभ है वो अत्रि भट्ट ने की, और लिखते लिखते अत्रि भट्ट जी की मृत्यु हो गई। तो इस प्रशस्ति को उनके पुत्र महेश भट्ट ने पूरा किया। इसमें कुंभा की उपलब्धियों एवं उसके द्वारा रचित ग्रंथों का वर्णन मिलता है। प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। अब और भी जानकारी क्या क्या मिलती है? मेवाड़ राज्य के गुइल व सिसोदिया वंश की जानकारी मिलती है। कुंभा द्वारा लिखे गए संगीत ग्रंथों की जानकारी मिलती है। संगीत राज हुआ, संगीत रत्नाकार ग्रंथ हो गया, और संगीत मीमांसा, ये जो महाराणा कुंभा द्वारा ग्रंथ लिखे गए थे उनकी भी जानकारी मिलती है। कुंभा की विजयों का उल्लेख है। गुइल से कुंभा तक की जानकारी मिलती है। राणा कुंभा मंडोर से भैरव जी की मूर्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग लाए थे, यह भी इस शिलालेख में बताया गया है।
अब आगे बात करें तो 179वें श्लोक में गुजरात में मालवा की सम्मिलित सेना को पराजित करने का साक्ष्य भी मिला है। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी या यूं कहे शिवजी का मंदिर भी बनवाया था। अब बात हम करेंगे कुंभलगढ़ शिलालेख की करेंगे, या यूं कहे कि कुंभ स्वामी या मामादेव मंदिर में। दोस्तों कुंभ स्वामी या जो मामादेव, जिसे वर्तमान में मामादेव का मंदिर कहते हैं, उस मंदिर में ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगी हुई है और ये 5 शिलाओं पर लिखित है। दोस्तों ये 5 शिलाओं पर लिखित है। इसमें जानकारी क्या क्या मिलती है? इसमें गोइल वंश का वर्णन है, राजा गोइल। इसमें देखिए दोस्तों एक अलग सी बात है कि इसमें राजा गोइल कालभोज के पुत्र थे, इसमें ये लिखा गया है, लेकिन ये तथ्य गलत है दोस्तों। राजा गोइल कालभोज के पुत्र नहीं थे, ये गलत लिखा गया है। ये मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली भी इसमें लिखी गई है। इस राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की उपाधि भी दी गई है। इस लेख में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, या यूं कहें कि उपाधि दी गई है। यह मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ 5 शिलालेख का वर्णन मिलता है, या 5 शिलाओं पर यह लिखित है, और लेखक कान्हा व्यास व महेश है। किन के अनुसार? हीरानंद या यूं कहे गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी के अनुसार। इनके लेखक कान्हा व्यास व महेश है, और भाषा है वो संस्कृत है। दोस्तों भाषा संस्कृत है। और कालभोज ने, इसमें यह भी उल्लेख मिलता है कि कालभोज ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की थी 1707 ईस्वी में। अब बात अगले या यूं कहें इनकी आगे की करते हैं, तो इस लेख का रचयिता डॉक्टर ओझा के अनुसार महेश होना चाहिए, क्योंकि इस लेख की कई सासे चित्तौड़ की प्रशस्ति से भी मिले हैं। तो दोस्तों अब एक हम और शिलालेख की बात करेंगे, जो आज की क्लास का हमारा अंतिम शिलालेख या यूं कहे प्रशस्ति होगी। दोस्तों हम बात करेंगे आज के अंतिम अभिलेख या शिलालेख प्रशस्ति की, राज प्रशस्ति। राजसमंद झील की पाल पर या यूं कहे राजसमंद झील के किनारे पर इसका निर्माण महाराजा या महाराणा राज सिंह द्वारा किया गया। यह एक महाकाव्य था जिसकी रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ के महाराजा या महाराणा राज सिंह की आज्ञा से 1776 ईस्वी में की थी, निर्माण करवाया। ये 25 काली बड़ी शिलाओं पर आधारित है, या यूं कहे शिलाओं पर लिखित है। भाषा है जो दोस्तों इसकी संस्कृत है। लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग मैंने बताया, और श्लोक इसमें 1106 श्लोक है दोस्तों, 1106 श्लोक हैं। और सर्ग या यूं कहे भाग कितने हैं? तो इसके 24 भाग हैं, और विश्व की ये सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। दोस्तों ये बात आप दिमाग में सेट कर लेना कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। एक बहुत बड़े गौरव की बात है राजस्थान के लिए भी, अपने प्यारे राजस्थान के लिए, कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति हमारे यहाँ मिली। इस ग्रंथ के लिखे जाने के 6 वर्ष पश्चात महाराणा जय सिंह की आज्ञा से इसे शिलाओं पर उत्कीर्ण किया गया। 22, 23, 24 ये जो 3 सर्ग हैं वो महाराणा जय सिंह द्वारा राज सिंह के बारे में या यूं कहें उनकी मृत्यु के बारे में इन्होंने लिखवाया। इसी 25 बड़ी शिलाओं में उत्कीर्ण करवाकर राजसमंद झील की 9 चौकी पाल या बांध पर विभिन्न ताकों में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है। इसका प्रत्येक शिलाखंड काले पत्थर से निर्मित है, जिसका जो आकार है 3 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा है। अब ये माघ पूर्णिमा 1676 ईस्वी में माघ पूर्णिमा में लिखी गई। और इसके बारे में जानकारी की बात करें तो इसमें मेवाड़ मुगल संधि की जानकारी मिलती है, जो राज सिंह ने जहांगीर से की थी। मेवाड़ वंश का इतिहास की जानकारी मिलती है। चारुमती या राज सिंह के विवाह का वर्णन जो 1660 ईस्वी की बात है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और अंतिम 3 सर्ग में राज सिंह की मृत्यु के बारे में जानकारी मिलती है, जो जय सिंह ने उनका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों आज का हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आपका प्यार और सहयोग ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यूं ही प्यार और सहयोग बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम
लगातार आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेज लेकर आए हैं, उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।